अमेरिका के व्योंगमिंग राज्य में स्थित विंड रिवर इंडियन रिजर्वेशन एक ऐसी जगह थी जो मीलों तक सफेद और ठंडी बर्फ की चादर से ढकी रहती थी। वहां ज्यादातर नेटिव अमेरिकन लोग रहते थे। इन जानलेवा बर्फीली वादियों के सन्नाटे में कोरी लैम्बर्ट अपनी राइफल लिए घात लगाए बैठा था। कोरी वहां की सरकारी संस्था फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के लिए काम करता था, जिसका काम था जंगलों और जंगली जानवरों की निगरानी करना और उनके हमले से लोगों को बचाना। कोरी से कुछ ही दूरी पर पालतू भेड़ों का एक झुंड मौजूद था, जिन्हें कुछ खूंखार जंगली भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। वो उन पर हमला करने ही वाले थे कि कोरी ने एक भेड़ियों को वहीं ढेर कर दिया, जिससे डरकर बाकी भेड़िए वहां से भाग निकले। अगली सुबह कोरी अपनी एक्स वाइफ विल्मा के पास गया। उसे वहां से अपने बेटे केसी को अपने साथ ले जाना था, क्योंकि विल्मा एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी। कोरी का प्लान था कि वो अपने काम पर जाने से पहले बेटे को उसके नाना नानी के घर सुरक्षित छोड़ देगा। कोरी अपने बेटे को लेकर उसके नाना नानी के घर पहुंचा। उसे वहां पता चला कि एक शेर ने उनके एक बछड़े का शिकार करके उसे मार डाला था। केसी को सुरक्षित घर के अंदर छोड़कर कोरी उसके नाना डैन के साथ उसी जगह गया जहां उस बछड़े का शिकार हुआ था। कोरी एक माहिर ट्रैकर था। उसने बर्फ पर मौजूद पंजों के निशान को बड़ी बारीकी से देखा और डैन को बताया कि यह किसी एक शेर का काम नहीं है, बल्कि 3 शेर थे। एक मादा शेरनी अपने 2 बच्चों को शिकार करना सिखा रही थी। डैन से बात करने के बाद कोरी अपनी स्नो बाइक से उन शेरों की तलाश में निकल पड़ा। वो रास्ते में मिलने वाले उनके पंजों के निशान के सहारे उस बर्फीले वीराने में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक बेहद अजीब और खौफनाक चीज पर पड़ी। वहां सफेद बर्फ पर ताजे खून के छींटे बिखरे हुए थे और उनके ठीक बगल में किसी इंसान के नंगे पैरों के निशान मौजूद थे। कोरी ने तुरंत अपनी स्नो बाइक रोक दी, फिर अपना सफेद स्नो कैमोफ्लेज सूट पहना और अपनी राइफल ताने उस नंगे पैरों के निशान के पीछे चल पड़ा। उसे अंदेशा था कि शायद किसी जंगली जानवर ने किसी इंसान पर जानलेवा हमला किया होगा। निशान के सहारे बर्फ में कुछ दूर चलने पर पेड़ों के पास उसे एक लड़की की औंधे मुंह गिरी हुई लाश दिखाई दी। वो फौरन उस लड़की के पास पहुंचा और जैसे उसने उस लड़की का चेहरा देखा, वो बिल्कुल सन्न रह गया। वो कोई अनजान लड़की नहीं थी, बल्कि नताली थी। नताली उसके एक बहुत अच्छे दोस्त मार्टिन की बेटी थी। उसने देखा कि उस पर किसी जानवर के हमले का कोई निशान नहीं था, यानी वो किसी से डरकर भागते हुए वहां पहुंची थी। कोरी ने तुरंत लोकल पुलिस को खबर दी। पुलिस टीम क्राइम सीन पर पहुंचकर लाश के आसपास घेराबंदी करने लगी। पुलिस चीफ बेन शोयो और कोरी क्राइम सीन से कुछ मील पहले सड़क पर FBI के आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि वो इलाका इंडियन रिजर्वेशन का था। कानून के मुताबिक FBI की इजाजत के बिना वो ना तो लाश को वहां से हटा सकते थे और ना आगे की कार्रवाई कर सकते थे। FBI के आने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा था, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। कोरी को चिंता हुई कि कहीं बर्फबारी की वजह से कातिल तक पहुंचने के सुराग मिट न जाएं, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। थोड़ी देर बाद FBI एजेंट जेन बैनर वहां पहुंची। कोरी और पुलिस चीफ बेन जेन को लेकर क्राइम सीन पर पहुंचे। वहां पहुंचकर जेन ने बॉडी की जांच शुरू की। जांच के दौरान बेन ने उसे बताया कि लड़की का घर वहां से आधे घंटे की ड्राइव की दूरी पर है। जेन समझ गई कि वो नंगे पैर अपने घर से भागकर तो इतनी दूर नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब वो कहीं और से भागते हुए वहां पहुंची थी। बॉडी की जांच के दौरान प्राइवेट पार्ट के पास खून देखकर जेन को शक हुआ कि शायद वो रेप का मामला हो सकता है। उसने तुरंत मेडिकल जांच के ऑर्डर दिए और कहा कि शुरुआती जांच के बाद बॉडी को FBI की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाए। जेन ने जब नताली और आसपास की चीजों के बारे में पूछा तो कोरी ने बताया कि वहां से सबसे पास वाला घर 3.5 मील की दूरी पर है और उस दूसरी तरफ वहां से 5 मील दूरी पर एक ड्रिलिंग रिग यानी तेल निकालने की जगह है, जहां काम करने वाले वर्कर्स वहीं टीन के बने कमरों में रहते हैं। कोरी ने बर्फ पर बने निशानों की ओर इशारा करते हुए जेन को समझाया, तुम ये निशान देख रही हो? वो बहुत दूर से दौड़ती हुई यहां तक पहुंची और फिर गिर पड़ी। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और कोहिनी के बल खिसकते हुए उस पेड़ की ओट तक पहुंची। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा होने की वजह से उसके फेफड़े में ठंडी हवा भर गई, जिससे खून जाम हो गया और अंत में उसकी मौत हो गई। जेन ने कोरी से इस केस में मदद करने को कहा, लेकिन कोरी ने मना करते हुए कहा, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं तो बस एक मामूली शिकारी हूं,
जो जंगली जानवरों से यहाँ के लोगों और उनके पशुओं को बचाता है। इतना कहकर कोरी वहां से चला गया। नताली की बॉडी की फॉरेंसिक जांच के बाद जेन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने उसे बताया कि नताली की मौत फेफड़ों में खून जम जाने की वजह से हुई है। जेन चाहती थी कि डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण होमिसाइड यानी हत्या लिखे, क्योंकि अगर मौत का कारण होमिसाइड दर्ज नहीं होता तो जेन एफबीआई से पूरी जांच टीम को वहां मदद के लिए नहीं बुला पाएगी। उल्टा उसके सुपरवाइजर उसे वापस बुला लेंगे। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया और कहा कि वो मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ वही लिखने को मजबूर है जो फॉरेंसिक में मिला है। जेन गुस्से से वहां से चली आई। वहां से निकलकर जेन पुलिस चीफ बेन के साथ नताली के घर पहुंची ताकि उसके माता पिता से पूछताछ कर सके। वहां नताली के पिता मार्टिन ने बताया कि वो अक्सर अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी। जेन ने जब प्रेमी का नाम पूछा तो मार्टिन को उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि नताली उनको इस बारे में कुछ बताती ही नहीं थी। उल्टा ये कहकर लड़ती थी कि वो एक एडल्ट है और वो जो चाहे कर सकती है। जेन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने नताली की मां से बात करनी चाहिए जो अपने कमरे में थी। मार्टिन ने उसे रोकना चाहा पर जेन कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाते ही वहां का नजारा देखकर सन्न रह गई। नताली की मां अपनी बेटी को खोने की वजह से गहरे सदमे में थी। वो लगभग अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। ये देखकर जेन चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। तभी वहां कोरी भी आ पहुंचा। कोरी और मार्टिन बहुत पुराने और अच्छे दोस्त थे। अपने दोस्त को सामने देखकर मार्टिन का सब्र टूट गया और वो कोरी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। वो जानता था कि एक बेटी के खोने का दर्द वही पिता समझ सकता है जिसने खुद भी ये दर्द झेला हो। दरअसल 3 साल पहले कोरी ने भी अपनी 16 साल की बेटी एमिली को कुछ इन्हीं हालातों में खो दिया था। मार्टिन ने निराश मन से कहा, मैं इस जिंदगी से पूरी तरह हार चुका हूं कोरी। कोरी ने उसे समझाया, ऐसा मत सोचो मार्टिन, तुम्हारा परिवार अब भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा, तुम उनके बारे में सोचो। मार्टिन ने आंखों में आंसू लिए और कहा, कौन सा बेटा? वो जो हमें नहीं बल्कि ड्रग को अपनी फैमिली मानता है। कोरी, अगर तुम सच में चाहते हो कि मुझे शांति मिले तो जाओ और जिसने भी मेरी बेटी का यह हाल किया उसे ढूंढो और वहीं मार डालो। कोरी को लगा शायद नताली के मर्डर के बारे में उसके भाई को कुछ पता हो। वो जेन और पुलिस चीफ बेन के साथ मार्टिन से मिले पते पर पहुंचा जहां नताली का भाई अपने दोस्तों के साथ ड्रग ले रहा था। बेन ने जेन को सचेत करते हुए कहा कि वो लोग काफी खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए चौकन्ना रहना। कोरी घर के पीछे वाले दरवाजे पर गया ताकि अगर कोई वहां से भागने की कोशिश करे तो वो उसे दबोच ले। बेन ने जेन के साथ सामने का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा सैम ने खोला जो ड्रग के नशे में पूरी तरह चूर था। पूछने पर उसने कहा कि नताली का भाई वहां नहीं है। जेन ने कहा, क्या हम अंदर देख सकते हैं? सैम ने चिढ़कर कहा, मैं कह रहा हूं ना कि यहां वो नहीं है। जब जेन और बेन ने जबरदस्ती अंदर जाकर देखना चाहा तो उसने उनकी आंख पर जलने वाला स्प्रे मार दिया और वहां से भाग निकला। स्प्रे की तेज जलन के बावजूद जेन ने उसका पीछा किया। सैम ने उसे अपने पीछे आता देख उस पर गोली चला दी। जवाब में जेन ने भी फायरिंग की। कई गोलियां सैम के सीने में उतर गईं और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। वहीं नताली का भाई चिप और उसके एक साथी ने पिछले गेट से भागने की कोशिश की जहां पहले से कोरी खड़ा था। उसने उन्हें वहीं दबोच लिया। जेन ने चिप से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उन्हें पता चला कि चिप को नताली की मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उल्टा अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर वो बुरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए गुस्से में कहा, तुम लोग मेरे पीछे क्यों आए हो? जाकर उसके बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं पूछताछ करते? आगे की पूछताछ में पता चला कि चिप को बस इतना मालूम था कि नताली का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो कौन है या क्या करता है, कहां रहता है, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता था। कोरी ने जेन को समझाते हुए कहा कि उन्हें आसपास की चीजों से मिले सुराग के सहारे ही कातिल तक पहुंचना होगा। इन नशेड़ियों से किसी तरह की उम्मीद करना बेकार है। कोरी ने जेन को अपनी दूरबीन दी और दूर पहाड़ी की चोटी की तरफ जाते हुए स्नो बाइक के निशान दिखाए। उसने बताया कि ये निशान ठीक उसी तरफ जाते हैं जहां नताली की लाश मिली थी। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि स्नो बाइक के वहां से वापस लौटने का कोई भी निशान नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे सारे सवालों के जवाब वहीं ऊपर उस पहाड़ी पर मौजूद हैं। कोरी और जेन अपनी स्नो बाइक से उस पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़े जहां स्लेड के निशान जा रहे थे। चोटी पर पहुंचकर बर्फ के बीचों बीच उन्होंने जो नजारा देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां एक और इंसान की लाश पड़ी थी जिसे चील, कौवों और जंगली जानवरों ने नोच नोच कर बुरी तरह खा लिया था। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था।
बिना वक्त गवाए कोरी ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही देर में पुलिस चीफ बेन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस वैन में नताली का भाई चिप भी मौजूद था। दरअसल उसे गिरफ्तार करने के ठीक बाद ही पुलिस को वहां आना पड़ा, जिसकी वजह से टीम को उसे साथ लेकर आना पड़ा। कोरी चिप के पास गया और नताली के बॉयफ्रेंड के बारे में सख्ती से पूछताछ की। कोरी का गुस्सा देखकर चिप बुरी तरह से डर गया और बताया कि नताली के बॉयफ्रेंड का नाम मैट है और वो पास वाले ड्रिलिंग रिग पर गार्ड की नौकरी करता है। ऊपर पहाड़ी पर मिली उस लाश की जांच हुई तो पता चला कि वो नताली के बॉयफ्रेंड मैट की ही लाश थी। ये खबर देने के लिए जेन जब कोरी के घर पहुंची तो वहां बातों बातों में उसे कोरी की बेटी एमिली के बारे में पता चला। कोरी ने भारी मन से बताया कि 3 साल पहले उसने अपनी 16 साल की बेटी को बिल्कुल ऐसे ही खो दिया था। एक रात कोरी अपनी वाइफ के साथ शहर से बाहर था। घर में एमिली अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, तभी वहां कुछ अनजान लोग आए। अगली सुबह एमिली लापता थी और बाद में करीब 20 मील दूर उसकी लाश मिली। नताली की तरह ही एमिली भी अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर बर्फ पर भागी थी और भयानक ठंड से फेफड़ों में खून जम जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। ये जानकर जेन एकदम सन्न रह गई। उसे कोरी के दर्द का एहसास हुआ। उसने भर्राए हुए गले से कहा, मैं अब तक सोच रही थी कि तुम इस केस में पुलिस और FBI की इतनी मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया। तुम्हारी बेटी के साथ जो भी हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। अगली सुबह जेन पुलिस चीफ बेन और पुलिस टीम के साथ उस ड्रिलिंग रिग के लिए निकल पड़ी, जो वहां से लगभग 50 मील दूर था। एक लंबे सफर के बाद वे सभी वहां पहुंचे। कोरी उनके साथ सीधे रिग पर नहीं गया, बल्कि पास ही के एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर छिपकर उसने अपनी राइफल रिग की तरफ सेट कर ली, ताकि अगर नीचे कोई गड़बड़ी हो तो वो ऊपर से सबको कवर कर सके। पुलिस को वहां देख एक सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आया। उसका नाम कर्टिस था। जन ने कर्टिस से जब मैट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 3 दिन पहले उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में वहां से चली गई थी और उसके पीछे वो भी चला गया था। तब से हमने उसे देखा ही नहीं। तभी वहां 3 और गार्ड्स आ गए। उनमें से एक के चेहरे पर चोट और खरोच के निशान थे। जेन ने देखा कि कर्टिस के चेहरे पर भी चोट के निशान थे। उसने पूछा, तुम दोनों के चेहरे पर चोट कैसे लगी? उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हम यहाँ बिना हेलमेट और फेस शील्ड के काम करते हैं, तो इस तरह की चोट लगना आम बात है। जेन ने कहा, क्या हम वो जगह देख सकते हैं जहां मैट रहता था? वो चारों ने लेकर मैट के कमरे की तरफ बढ़े। रास्ते में जेन ने कहा, मैट की गर्लफ्रेंड नताली ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसलिए हम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए। बातों बातों में उनमें से एक गार्ड ने अचानक ऐसी बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, नताली मैट की मिसिंग रिपोर्ट भला कैसे दर्ज करा सकती है? उसकी लाश तो तुम लोगों को 3 दिन पहले बर्फ में दबी हुई मिली थी ना? यह सुनते ही जेन तुरंत समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पुलिस ने अब तक किसी भी न्यूज चैनल या बाहर के लोगों को यह बिल्कुल नहीं बताया था कि नताली की लाश कहां और किस हालत में मिली थी। तो फिर इन गार्ड्स को उसकी मौत के बारे में कैसे पता चला? जेन ने कहा, तुमको कैसे पता कि नताली की मौत कहां और किस हालत में हुई है? यह सुनकर उन गार्ड्स को भी एहसास हो गया कि उनकी जुबान फिसल गई है और पुलिस को उन पर शक हो चुका है। खुद को फंसता देख वे बड़ी चालाकी से पुलिस वालों को चारों तरफ से घेरने लगे, लेकिन उनकी इस हरकत को एक पुलिस वाले ने तुरंत भांप लिया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? गार्ड्स ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर रहे, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पुलिस वाले ने कहा, तुम हमें घेरने की कोशिश कर रहे हो? देखते ही देखते वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हो गई और अगले ही पल सबने एक दूसरे पर अपनी अपनी बंदूकें तान ली। अब वहां किसी भी पल मौत का खेल शुरू हो सकता था। मामला हाथ से निकलता देख जेन जोर से चिल्लाई, शांत हो जाओ। उसने तुरंत अपने कोट से अपना बैज बाहर निकालते हुए दिखाया और कहा, मैं FBI से हूं, सब अपनी अपनी बंदूकें नीचे करो। दरअसल वे गार्ड्स अच्छी तरह जानते थे कि कानून के हिसाब से वो इलाका लोकल पुलिस का नहीं बल्कि सीधे FBI के अंडर आता है। वे अब तक जेन को एक मामूली पुलिस वाली ही समझ रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि वो सच में एक FBI एजेंट है, वे थोड़े सहम गए। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपनी बंदूकें नीचे कर ली। वहां अफरा तफरी देख कोरी ने वायरलेस पर बेन से संपर्क करना चाहा, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उसका संपर्क बेन से नहीं हो पाया। सब कुछ शांत कर जेन ने गार्ड से कहा कि वो चुपचाप उन्हें पहले मैट के कमरे तक ले चले। मैट के कमरे के बाहर पहुंचकर जेन ने पूछा, क्या मैट किसी के साथ अपना कमरा शेयर करता था?
एक गार्ड ने जवाब दिया। हाँ, मैट मेरे और एक दूसरे गार्ड पिट के साथ कमरा शेयर करता था। उसने बताया कि पिट अभी भी अंदर सो रहा होगा क्योंकि उसने नाइट शिफ्ट की थी। जेन ने दरवाजा खटखटाया। कहानी यहां 3 दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है, जब नटाली अपने बॉयफ्रेंड मैट से मिलने चुपचाप उस रिग पर आई थी। उसने भी बिल्कुल ऐसे ही दरवाजा खटखटाया था। नताली को वहां अचानक देख मैट काफी खुश हुआ था क्योंकि नताली ने अपने आने की खबर उसे भी नहीं दी थी। मैट ने प्यार से उसे अंदर बुलाया। थोड़ी देर दोनों ने बातें की और फिर एक दूसरे की बाहों में खो गए। कुछ घंटों बाद मैट और नताली को बाहर स्नो बाइक की आवाज सुनाई दी। वे मैट के साथ कमरा शेयर करने वाले दूसरे गार्ड्स थे। वो असल में अपनी शिफ्ट पूरी करके अगली सुबह तक आने वाले थे, लेकिन ना जाने कैसे आधी रात को ही आ धमके। अगले ही पल वे सब दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। सबने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। नताली को वहां देखकर वे उस पर भद्दे कमेंट्स करने लगे। पिट सीधा उनके बिस्तर पर आकर बैठ गया और बातों बातों में दोनों को छेड़ने लगा। मैट ने दूसरे गार्ड कर्टिस से उसे वहां से ले जाने को कहा, लेकिन वो भी नशे में धुत था और उल्टा उन्हीं पर ताने कसने लगा। पीट के एक बेहद भद्दे कमेंट पर मैट को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे एक जोरदार लात मार दी, जिससे पीट बिस्तर से नीचे जा गिरा। पीट ने गुस्से में उठकर सीधा मैट पर हमला कर दिया और देखते ही देखते वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मौका पाकर कर्टिस और दूसरे गार्ड ने नताली को दबोच लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। तब मैट ने उसे बचाना चाहा तो उन सब ने मिलकर मैट को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो वहीं लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। इस अफरा तफरी में नताली को भी चोट लग गई और वो भी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो पीट उसका रेप कर रहा था। वो पूरी तरह डर गई और खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसी समय मैट को भी होश आ गया। उसने उन गार्ड्स पर फिर से हमला कर दिया। इससे नताली को समय मिल गया और वो बिना जूतों के ही वहां से भाग निकली। बाहर जमा देने वाली बर्फ गिर रही थी। खौफ और दहशत के मारे वो मीलों तक उस बर्फ पर दौड़ती रही, लेकिन उसके शरीर ने आखिरकार जवाब दे दिया और पहाड़ की चोटी तक पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कई बार खटखटाने के बाद भी जब पिट ने दरवाजा नहीं खोला तो कर्टिस ने उसे जोर से आवाज लगाते हुए कहा, पीट दरवाजा खोलो, मैं हूं। मेरे साथ FBI ऑफिसर हैं जो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी है। कर्टिस के इतना बोलते ही पुलिस चीफ बेन उसकी चालाकी समझ गया। वो जोर से चिल्लाया, जेन दरवाजे के सामने से जल्दी हटो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्टिस का इशारा समझते ही FBI ऑफिसर दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी है। पिट ने अंदर से ही दरवाजे पर गोली चला दी। गोली दरवाजे को चीरती हुई सीधे जेन के पेट में जा लगी और वो तड़प कर वहीं नीचे गिर पड़ी। इस पहली गोली के चलते ही वहां एकदम अफरा तफरी मच गई। हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। पुलिस वाले और गार्ड्स एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में कई गार्ड्स और पुलिस वाले मारे गए। पुलिस चीफ बेन भी इस फायरिंग में मारा गया। जेन की जान उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच तो गई थी, लेकिन वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरी पड़ी थी। कर्टिस और उसके साथी गार्ड्स ने घायल पुलिस वालों को एक एक करके गोली मार दी और अंत में कर्टिस अपनी बंदूक ताने जेन के पास आया और उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुझे क्या लगा एक वर्दी पहन लेने से तू हम मर्दों पर हुक्म चलाने लगेगी? वो उसे गोली मारने ही वाला था कि ऊपर पहाड़ी की चोटी पर घात लगाए बैठे कोरी ने अपनी स्नाइपर राइफल से सटीक निशाना लगाया और कर्टिस वहीं ढेर हो गया। इसके बाद कोरी ने पलक झपकते उन 2 और गार्ड्स को भी मार गिराया जो अभी तक जिंदा बचे थे। अब सिर्फ कमरे में छिपा हुआ पीट बचा था। बाहर अपने साथियों पर स्नाइपर अटैक देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने डर के मारे पीछे की खिड़की का कांच तोड़ा और वहां से भाग निकला। जमीन पर घायल पड़ी जेन ने अपनी बची हुई ताकत बटोरी और उस पर पीछे से गोलियां चला दी, लेकिन पीट ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे गोलियां उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वो किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल भागा। जल्दी ही कोरी पहाड़ी से नीचे उतरकर वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत मेडिकल टीम को इन्फॉर्म किया और घायल जेन को सहारा देकर कमरे के अंदर ले गया। वो जल्दी जल्दी एक तौलिए से उसका बहता हुआ खून रोकने की कोशिश करने लगा। जेन ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे अपना वायरलेस दे दो, मैं मदद के लिए मेडिकल हेलीकॉप्टर मंगवा लूंगी। तुम पीट के पीछे जाओ, वो घायल है इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया होगा। कोरी उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जेन की जिद करने पर उसने जाने का फैसला किया। जाने से पहले कोरी ने जेन की आंखों में देखते हुए कहा, एक बात जान लो जेन,
अगर मैं उसके पीछे गया तो उसे गिरफ्तार करके जिंदा वापस नहीं लाऊंगा। दरअसल कोरी ने नताली के पिता और अपने दोस्त मार्टिन से वादा किया था कि जिसने भी नताली के साथ ये दरिंदगी की है वो उसे ढूंढेगा और वहीं मौत के घाट उतार देगा। जेन भी उन गार्ड्स की असलियत जान चुकी थी, इसलिए उसने कोरी से कहा, ऐसे शैतानों को जो सजा देना चाहो तुम दे सकते हो। जेन के इतना कहते ही कोरी अपनी बंदूक लेकर एक असली शिकारी की तरह पीट का पीछा करने उस बर्फीले जंगल की तरफ निकल पड़ा। घायल पीट भागते भागते रिग से काफी दूर घने बर्फीले जंगल में निकल गया था, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसे खौफ था कि जिस अचूक स्नाइपर ने उसके बाकी साथियों को पल भर में ढेर कर दिया वो उसे कहीं से भी ढूंढकर मार गिराएगा। साथ ही वो ये भी जानता था कि इस वीरान इलाके में कई खूंखार जंगली जानवर रहते हैं जो मौका मिलते उसे जिंदा नोच खाएंगे। यह खौफ उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो घबराहट में अपनी बंदूक ताने पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। दूसरी तरफ कोरी एक मंजे हुए शिकारी की तरह बर्फ पर बने उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहा था। वो बिना आवाज किए एक परछाई की तरह जल्दी ही पीठ तक पहुंच गया। मौका पाते ही उसने पीछे से एक जोरदार वार किया जिससे पीठ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब पीठ को होश आया तो उसने खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर हाथ पैर बंधा हुआ पाया। घबराकर उसने अपने चेहरे से बैग हटाया और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। ठीक सामने कोरी बिल्कुल शांत बैठा उसे ही घूर रहा था। जब पीठ की नजर अपने पैरों पर गई तो उसने देखा उसके पैरों में जूते नहीं हैं, तो उसका डर और भी बढ़ गया। वो दहशत और ठंड से कांपते हुए बोला, मेरे जूते कहाँ हैं? इतनी ठंड में मेरे पैर जम रहे हैं, प्लीज मुझे मेरे जूते दे दो। कोरी ने शांत भाव से कहा, अगर तुमने सच सच बताया कि तुम लोगों ने नताली और मैट के साथ क्या किया तो मैं तुम पर थोड़ा रहम कर सकता हूं। बाहर ठंड इतनी जानलेवा थी कि एक एक सेकंड बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। खुद को बचाने की उम्मीद में पीट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, मैंने उसका रेप किया था। यह सुनकर कोरी गुस्से और दर्द में अंदर तक सिहर गया। उसने पूछा, तुम लोगों ने मैट के साथ क्या किया? पीट ने कहा, हमने उसे इतना पीटा कि वो मर गया। फिर हमने उसे जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाए और सबूत हमेशा के लिए मिट जाए। इतना सुनने के बाद कोरी ने अपनी जेब से चाकू निकाला। ये देखकर पीट की रूह कांप गई। उसे लगा कोरी अब उसे जान से मार देगा। वो चिल्लाया, तुमने कहा था तुम रहम करोगे। कोरी ने बिना कुछ बोले चाकू से पीट के हाथ पैर की रस्सी काट दी और कहा, तुम आजाद हो, अब तुम जा सकते हो। पहले तो पीट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि वो सच में आजाद है तो वो वहां से भागने लगा। लेकिन कुछ ही कदम भागने पर उसके पैर ठंड से जमने लगे। वो गुस्सा और खौफ में चिल्लाया, इतनी ठंड में बिना जूतों के कैसे जाऊंगा? कोरी ने शांत लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नताली गई थी। कोरी ने आगे कहा, तुम जानते हो जहां नताली की लाश मिली वो तुम्हारे उस ऑयल रिग से कितनी दूर है? पूरे 6 मील। वो एक बहादुर लड़की थी जो इतनी दूर तक भाग सकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम 600 कदम भी भाग पाओगे। इतना कहकर कोरी ने पीठ की कनपट्टी के पास अपनी बंदूक से एक हवाई फायरिंग की। गोली की आवाज सुनते ही पीठ दहशत के मारे वहां से जान बचाकर भागने लगा। वो लड़खड़ाते हुए नंगे पैर उस बर्फ पर भागता गया, लेकिन कुछ कदम आगे जाकर वो गिर पड़ा। उसने फिर से उठकर भागना चाहा और फिर गिर पड़ा। ऐसा उसने कई दफा किया और कुछ ही दूर जाने के बाद उस जानलेवा ठंड की वजह से उसके फेफड़ों में खून जमना शुरू हो गया। उसे खून की उल्टियां होने लगी। धीरे धीरे सांस लेना भी मुश्किल होने लगा और देखते ही देखते वो बर्फ पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद अंत में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कोरी ने उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उसे नोच खाएं और उसे उसके किए की पूरी सजा मिले। वहां से इंसाफ पूरा करने के बाद कोरी सीधा अस्पताल गया जहां जेन भर्ती थी। जेन अब खतरे से बाहर थी। जब कोरी उससे मिलने पहुंचा तो जेन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। इसके बाद कोरी नताली के पिता और अपने दोस्त मार्टिन से मिलने उसके घर गया।
वहां पहुंचकर कोरी ने एक अजीब चीज देखी। मार्टिन अपने चेहरे पर नीले और सफेद रंग का एक अजीब सा पेंट लगाकर अकेला बाहर बैठा था। कोरी के पूछने पर मार्टिन ने बताया कि उसका डेथ फेस है, यानी उनके कबीले के योद्धाओं का वो आखिरी रंग जिसे लगाकर इंसान मौत को गले लगाता है। मार्टिन ने भारी मन से बताया कि कुछ देर पहले ही वो अपनी जान लेने वाला था कि तभी फोन बज उठा। वो फोन उसके बेटे चिप का था। सालों बाद अपने बेटे से बात करके उसे बहुत अच्छा लगा। चिप ने उससे कहा कि वो अब जेल से छूटने के बाद वापस लौटकर अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है। बेटे की इस बात ने मार्टिन को जीने की एक नई उम्मीद दे दी और उसने आत्महत्या करने का इरादा छोड़ दिया। कुछ पल शांत रहने के बाद मार्टिन ने कोरी से कहा, मुझे पता चला कि पुलिस की मुठभेड़ में कई गार्ड्स मारे गए, पर एक बच निकला। कोरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, कोई नहीं बचा मार्टिन। कोरी ने मार्टिन को बताया कि वो आखिरी दरिंदा भी बिल्कुल वैसी ही खौफनाक मौत मारा गया जैसी मौत उसने नताली को दी थी। ये सुनकर मार्टिन का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जानता था कि उसकी बेटी अब कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके गुनाहगारों को सजा मिलने की खबर ने उसके तड़पते दिल को थोड़ा सुकून जरूर दिया। इसके बाद कोरी और मार्टिन, दो पिता जिन्होंने अपनी जवान बेटियों को खो दिया था, काफी देर तक अपनी अपनी बेटियों की याद में वहीं खामोश बैठे रहे। और इसी के साथ ये शानदार कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। अमेरिका में हर साल कई नेटिव अमेरिकन औरतें और लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां बाकी सभी समुदाय के लोगों के गायब होने का पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है, वहीं इन नेटिव अमेरिकन औरतों का कोई डेटा या रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। आज तक किसी को नहीं पता कि असल में कितनी लड़कियां लापता हैं और उनके साथ आखिर क्या हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।